नमस्कार। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी बड़न ककी। प्राचीन वैश्याओं का जीवन आधुनिक वैश्या जीवन से सर्वथा भिन्न था। उस जीवन में वैश्याएं अपने ग्राहकों को आत्मिक, शारीरिक एवं पारिवारिक सुख की सभी चेष्टाओं में सक्रिय थी। स्वार्थंधता की दुष्ट प्रकृति से वे दूर थीं। उनकी सत्य प्रवृत्तियां अपने प्रेमियों के लिए उन्मुख रहती थी। बड़न ककी एक ऐसा ही चरित्र है। ये कहानी 1928 में लिखी गई थी और इसके प्रकाशित होने पर लेखक के पास जिज्ञासु पत्रों का तांता लग गया था। अजमेर तो बहुतों ने देखा होगा। उसकी जैसी ऊबड़ खाबड़ गंदी गलियां और सड़कें किस शहर को नसीब हैं। वैसे मैले, तोंदल, थलथल हलवाई, मिट्टी के रंग की धोती कमर में बांधे, लोहे के थालों में तेल और गुड़ की मिठाइयाँ, भुंजे सेव लिए किस तरह चूंधी आंखों से ग्राहक के ऊपर शुभ दृष्टि डालते हैं, भला इसे बताकर कैसे कहा जाए। अजी वैसी कुंजड़ें धरती के छोर पर कहीं और मिल जाएं तो इनाम। मदार गेट के शैतान की प्रांत की तरह ऊंची नीची और रेखा गणित की तमाम शक्लों की मुरक्कब चली को पार करते ही फिर कुंजड़न ही कुंजड़न। सभी नमूनों की देख लीजिए। नवेलियां महीन झिलमिल घूंघट से और प्रौढ़ाएं कटाश की खुली दुधारी तलवार से एवं वृद्धाएं अधनंगे सिर, हाथ पर लंबी जुबान से जिस खुशी से सौदा पटाती हैं और उनके मर्द हुए जिस संतोष से इस सौदे को नयन भरकर देखते हुए मीठी तंबाकू का दम पर दम चुपचाप लगाया करते हैं। इसे जिसने ना देखा उसकी आंखें चाहे जैसे बढ़िया चश्मे से ढकी रहें, व्यर्थ है। इन कुंजड़ों की उर्दू मारवाड़ी मिश्रित तीखी बोली मीठी, ठटोली, कलेजे के आर पार जाने वाले व्यंग्य बाण झेलने की अपेक्षा लोग 4 पैसे झाड़ देने में जो स्वाद पाते हैं उसे अजमेर के भाग्यवान ही जान सकते हैं। इतना होने पर भी आज अजमेर में कुछ तत्व नहीं है। सेठों के नए नए बंगलों ने शून्य पहाड़ी टेकरियों को एक शोभा जरूर प्रदान की है। चीफ कमिश्नर साहब का फरफराता झंडा जब अभा के आना सागर के हिलोरे मारते जल में प्रतिबिंबित होता है और स्वच्छ खालिश संगमरमर की बनी शाहजहां की विधवा बिरादरी पर खड़े होकर जब 2-4 भद्र जन उसे निहारते हैं तो समझिए अजमेर में सब कुछ है। गलियां गंदी हैं तो हुआ करें, महल मकानात हवेलियां किस शान की बनी हैं। दुख तो यही है कि उनमें रहने वाला आज नहीं है। अजमेर में नर हैं, नारी हैं, बाजार हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, पर नहीं है प्राण। वह प्राण जिसके लिए अजमेर से महामायावी अंग्रेजों ने विवाह किया था। अजमेर मुर्दा है। वे राजपुताना की एक महानगरी का शमशान है। पर सदा ही ऐसा ना था। एक समय था जबकि अजमेर में ढड्डा परिवार प्रोज पर था। सारे राजपुताने में इसकी तूती बोल रही थी। सूरत की आड़त के द्वारा यूरोप तक उनकी हुंडी चलती थी। चांदी के बाजार में अमेरिका तक उनकी प्रामाणिकता थी। सेठ चांदमल छगनमल का नाम समस्त भारत के प्रमुख सेठों में था। सोनियों का आज जैसा दौर दौरा ना था। अलबत्ता लड़ा परिवार तब भी ओज पर था। सोनियों और लड़ाओं में लाग डांट चलती रहती थी। गोटा और जवाहरात एवं हुंडी पर्चे की अजमेर एक भारत प्रसिद्ध मंडी थी। उस समय 800 दुकानें तो सिर्फ गोटे की ही थी। सन 57 के गदर के बाद अंग्रेजों ने अनुभव किया कि राजपुताना हमारी सबसे बड़ी ढाल है। साधारण प्रजा की अपेक्षा रईस और रजवाड़े अधिक आसानी से अपनी गुलामी पसंद करेंगे।
इसके सिवा इन्हें सर्वथा बधिया बनाए रखने में ही कल्याण है। इसलिए उन्होंने राजपुताना के लिए अपनी खास नीति निर्धारित की। खास सभी ठिकानों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। मारवाड़ ने नवीन संधि द्वारा अपने आप को ब्रिटेन की कृपा पर छोड़ दिया था। निदान अजमेर में अंग्रेजी साम्राज्य का सौभाग्य सिंदूर लाल बिंदु लगा दिया गया। अजमेर सा संपन्न नगर उस समय था नहीं। इसके सिवा यदि वर्षा ठीक हो जाए तो कश्मीर को छोड़कर अजमेर की सुषमा को धारण करने वाला नगर भारत में नहीं। अजमेर कमिश्नरी बन गया। आज तक वे भारत के रजवाड़ों के प्रभु का स्थान है। छोटी छोटी शक्तियां जिनका संबंध राठौर से अधिक है, अजमेर के चारों तरफ छाई हुई हैं। इसके सिवा मेवाड़ का प्रतापी नाम उस समय तक सर्वथा निस्तेज ना हुआ था। मेवाड़ का मानो अजमेर सिंह द्वार है। उधर गुजरात का फाटक भी यहाँ से ही खुलता है। उन्हीं दिनों की बात है, लाखन कोठरी के इस तरह जहाँ आजकल धान मंडी का मोड़ है और इस समय जहाँ सड़े हुए अन्न की दुर्गंध सदा बनी रहती है तथा टूटी हुई सड़क और टूटी सी एक 2 मंजिला इमारत खड़ी है, वहां एक तिखंडा आलीशान महल था जिसके द्वार पर सदैव श्रीमंतों और उमरावों की सवारियों का तांता बंधा रहता था। ये आलीशान महल एक वेश्या का था और उसका नाम था बड़नककी। बड़नककी अपने जमाने में समस्त राजपुताने में प्रख्यात वेश्या थी। उस समय वेश्याओं से संबंध रखना रईसों और उमरावों के लिए एक शान की बात समझी जाती थी। जातीय सुधारक युवक दल तब कहाँ था। खद्दर और स्वराज्य के नारे सोए पड़े थे। उत्थान और नव्य जीवन राजपुताने को त्याग चुका था। तब भी एक मूर्छा की बदमस्ती, उसमें समस्त मारवाड़ सो रहा था और प्रतापी ब्रिटेन का यूनियन जैक हवा में लहराकर उस बदमस्त सोते हुए मारवाड़ रसिया को ठंडे थपेड़ों से सुला रहा था। वैश्या और मदिरा उस समय जीवन की आवश्यक सामग्री थी। घर घर भट्टियां थी और अनेक जाति की सुवासित मदिरा घरों में ही तैयार होती और पानी की तरह पी जाती थी। बड़नककी की आयु 40 को पार कर चुकी थी। उसकी नाक अपेक्षाकृत कुछ बड़ी थी। उसी ने उसे इस नाम से प्रसिद्ध भी किया था। 40 वर्ष की आयु तक उसने बड़े बड़े घर वाले, बड़े बड़े मार्के जीते, बड़े बड़े मूछ मरोड़ों को ढीला किया, सरदारों को भिखारी बनाना और सेठों के दिवाले निकलवाना बड़नककी के बाएं हाथ का खेल था। प्रति वर्ष सुंदर बालिकाएं देहात से संग्रह करके उन्हें पहनने, ओढ़ने, अदब कायदे और तालीम देकर रईसों और सेठों को बेचना उसके व्यापार का एक खास अडग था। श्रीमंत साहूकार और सरदारों को दूसरे धनपति मित्रों से कर्जा दिलाना, जायदाद गिरवी रखाना, सुलह और विग्रह कराना, बड़े घराने की बहू बेटियों को अनायास ही उड़ा लेना बड़नककी के व्यवसाय का विस्तार था। उसकी शाखाएं बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जोधपुर आदि सर्वत्र फैली हुई थी। इन सब धंधों में लाखों रुपयों की संपत्ति उसके पास उमड़ी चली जाती थी। इस सघन व्यापार को करते बड़नककी अपने यौवन का पूरा मोल तोल ले लिवाकर प्रौढ़ा बनी थी, पर उसका धंधा वैसे ही जोरों पर था। 10-12 अनिंद्रिय सुंदरियां सभी नमूनों की उसके महल में सजीव पुतलियों की भांति बनी रहती थी। मारवाड़ का कोई भी रईस छैला उन डोरियों में घुसकर बिना दिए और बिना छके बाहर नहीं निकल सकता था। शीतकाल की संध्या थी, 7 बज चुके थे। धुंधला अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो गया था। बड़नककी स्नान उपटन करके बन ठनकर बैठी थी। उसका रंग गोरवर्ण, शरीर मासल, त्वचा साफ और चमकीली, आंखें अनीदार, होठ उत्फुल्ल और खड़ी होने की धज निराली थी। स्वास्थ्य भी उसका खूब था। 40 वर्ष की उम्र होने पर भी
उसमें सिवा कुछ स्थूलता उत्पन्न हो जाने के उसके रूप में अंतर नहीं पड़ा था। वह एक हल्की दुलाई ओढ़े हुक्के की नली मुंह में दबाए गद्दे पर मसनद के सहारे बैठी थी। नौकर चाकर बड़े यत्न से कमरे को सजा रहे थे। रंगीन हांडियों में काफरी बत्तियां जल रही थी। धीमी और सुगंधित वायु से कमरा महक रहा था। सब कुछ ठीक ठाक करके उसने नौकर को आवाज देकर कहा, वसंती, वसंती, यदि कपड़े बदल चुकी हो तो उसे जरा यहाँ भेज दो। वसंती ने सहमते सहमते कमरे में प्रवेश किया। बड़े दुलार से बड़न ककी ने कहा, बेटी देखो, इस पोशाक में तुम कितनी अच्छी लगती हो, पर देखो बंडी इस तरह नहीं पहना करते। तुमने तमाम गर्दन और कान ही ढक लिया। वाह, ये कैसा भद्दापन है। सिर का पल्ला जरा पीछे रखा करो। घूंघट का इस घर में काम नहीं। और हाँ देखो, वह मेरा कश्मीरी नया शॉल निकाल लो। वह तुम्हारा हुआ, पर इतनी सुस्त क्यों हो? क्या पराए घर हो? घर तो तुम्हारा है। खुश रहो, खाओ, खेलो, मौज करो। औरों को नहीं देखती क्या? अच्छा देखो, उस मसनद पर बैठो तो सही। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। सिकुड़ती क्यों हो? हाँ, अब ठीक है। अच्छा, जरा इस बोतल और गिलास को तो उठा लाओ। बालिका ने विनम्र भाव से बोतल गिलास बड़न ककी के सामने धर दिए। बड़न ककी ने अधिकार के स्वर में कहा, गिलास भरो बेटी। बालिका ने गिलास भरा। बड़न ककी ने उसे हाथ में लेकर पी लिया और कहा, एक गिलास तुम भी पियो। जी मैं नहीं पिया करती। यह क्यों? तुम्हारे ठाकुर साहब तो सदा पीते हैं। जी हाँ, पर मैं नहीं पीती। पगली बेटी, ऐसी नियामत पिए बिना रहा जा सकता है? बड़न ककी ने गिलास भरा, बालिका के होठों से लगा दिया। बालिका पी गई। इसके बाद बालिका को प्यार से चूमकर बड़न ककी ने कहा, वसंती, तुम किसी दिन बड़ा नाम कमाओगी। अच्छा, अब काम की बात सुनो। देखो, ये कसबन का घर है। अपना अपना कर्म, अपना अपना धर्म। मैं चाहती हूं कि किसी लखपति को तुम्हें सौंप कर तुम्हें खुश देखूं। अभी जो सरदार आने वाले हैं, अजमेर तो क्या, मारवाड़ में उनके साथ सुंदर जवान नहीं है। कैसे बाके जवान हैं कि वाह। उम्र भी 20-21 के इतनी ही है। रंग जैसे कुंदन का, वाणी जैसे फूल बरसते हैं, दांत जैसे मोती, छरहरा बदन। कैसा प्यारा जवान है। तुझे बेटी उनकी सब तरह खातिर करनी होगी। लजाने शर्माने से काम नहीं चलेगा, समझी? अच्छा, ऊपर जाकर जरा देख, नाश्ता और खाने पीने का सब सामान तैयार है ना? पर देखना, जो वे बहुत इसरार करे तो पी लेना। ज्यादा नानू इन रईसों को पसंद नहीं। जाओ, उस कमरे में शराब, गिलास और नाश्ता सब ठीक ठाक चुनवा दो। बालिका नीची गर्दन किए सुनती रही और फिर धीरे से चली गई। बड़न ककी ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे सिर हिलाकर मुस्कुराई। इतने में एक सेवक ने चिट्ठी लाकर दी। उसमें लिखा था, प्रिय, खेद है, मैं ना आ सकूंगा। आज तुम्हारी बात रखना असंभव है। ऐसा भी विश्वास नहीं होता कि फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी। बहू जी आ गई हैं और उनकी पवित्रता, भोलापन और सौंदर्य देखकर मैंने मन में कुकर्म त्यागने और चरित्र सुधारने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। कृपा कर अब उस भोली मूर्ति को दिखाकर ही मुझे लालच में ना फंसाना। मैं तुम्हारा प्रतिपालन वैसे ही करता रहूंगा, पर देखना ऐसा काम कोई ना करना कि मेरा नाम तुम्हारे घर के साथ लिया जा सके। यह स्वप्न में भी ना सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूं।
तुम्हारे द्वारा जीवन में जो सुख मिला है वे जीवन में कभी भूलने की वस्तु नहीं। अब से हम दोनों विशुद्ध मित्र रहे। प्रिय, विदा। पत्र बड़न ककी के हाथ से गिर गया। उसने पत्र से जो ही दृष्टि उठाई, दासी ने सेठ को सम्मुख ला खड़ा किया। बड़न ककी हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, ओफ, आज इतनी दिन बाद अचानक पधारे। हमारे अहोभाग्य, मैं तो समझी हुजूर ने मुझे भुला दिया। कमला ने कितनी बार याद किया। मैंने कहा, बेटी सब्र कर, रईस कब किसके होते हैं, पर सुनती ही नहीं, तभी से उदास रहती है। मैंने सोचा कि आपको पत्र लिखूं, पर कुछ सोच कर रह गई। हाँ, यह तो कहिए हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। बहुत अच्छा हूँ। मैं जोधपुर चला गया था, एक गंभीर मामला हो रहा है। अब तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है, खानदान को तुम जानती ही हो। अब या तो अजमेर में वे नहीं या मैं नहीं। मैंने वे हाथ धरा है कि कल 10 बजे दुनिया जानेगी कि सेठ का टाट उलट गया। बड़न ककी ने पास खिसक कर कहा, आखिर तुमने कारस्तानी क्यों की है? कुछ सुनूं भी। मुझसे क्या छिपा रहे हो? सभी धंधे तो मेरी मार्फत होते हैं, पर यह धंधा कुछ और ही है। धीरे से, कल 50 लाख की हुंडियों का भुगतान सेठ जी को करना पड़ेगा। हुंडियां ये जेब में पड़ी हैं, वहां रुपया है नहीं। मैं जोधपुर, बीकानेर, जयपुर सभी जगह से उनकी हुंडियां खरीद लाया हूं। बड़न ककी ने मन का भाव दबाकर कहा, गजब करोगे। खैर, तो ये कहिए कि सैकड़ों वर्ष के पुराने घराने को बर्बाद कर देंगे। आपने बड़ा भारी परिश्रम किया। क्या पूछती हो? कई महीने दौड़ धूप करनी पड़ी है, नहीं तो क्या मैं बिना आपके और कमला के रह सकता था? हाँ, कमला कहाँ है? 8 दिन के लिए जयपुर भेज दिया है। बड़ी उदास रहने लगी थी। वाह, यह तो बुरी सुनाई। क्यों, कमला ना सही? मैं तो हाजिर हूं। आप अपनी जगह और कमला कमला की जगह है। मेरे पास एक ही कमला नहीं है। क्षण भर में बसंती ने कमरे में प्रवेश किया। एक परिचित अधेड़ व्यक्ति को देखकर वे ठिठक गई। ओस के भीगे हुए गुलाब की कांति के समान लज्जा की लाली और सौंदर्य के निखार का साथ साथ उद्गम देखकर कामुक सेठ सकते की हालत में हो गए। बड़न ककी ने कहा, बेटी संकोच ना करो, अभी तो मैं तुमसे इनका जिक्र कर रही थी। ऊपर ले जाओ, खातिर तवज्जो करो। बालिका चुपचाप खड़ी रही। इस अधेड़ पुरुष की रूपरेखा क्या इस तरह बयान की गई थी? पर अभागिन वेश्या की लड़की को ये सोचने का क्या अधिकार? उसने एक ही क्षण में देख लिया कि ये पुरुष न सुंदर है न सुडोल, बल्कि एक 40 साल अधेड़ मोटा बदरंग आदमी है। उसके होठ घृणा से सिकुड़ गए। सेठ जी ने उस सौंदर्य मूर्ति को पाकर मानो आसमान छुआ। वे बड़े चाव से उठे और उसका हाथ पकड़ ऊपर ले चले। बालिका मंत्रबद्ध की तरह चुपचाप चल दी। अंधेरी रात में सिर्फ तारों की परछाई थी। उसमें काले वस्त्र से शरीर को ढके एक व्यक्ति टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पार करता तेजी से जा रहा था। एक विशाल अट्टालिका पर जाकर उसने ऊँघते हुए द्वारपाल का कंधा पकड़कर हिलाकर कहा, सुनो, जरा देखो, सेठ जी सोते हैं या जाग रहे हैं? सोते हों तो भी उन्हें जगा दो, बहुत जरूरी काम है। द्वारपाल ने हड़बड़ाकर सावधान होकर कहा, पर तुम हो कौन? आगंतुक ने मुख का आवरण उतार डाला। टिमटिमाते दीपक के धुंधले प्रकाश में द्वारपाल ने देखा। वे अचकचा गया और शीघ्र ही भीतर ड्योढ़ियों में चला गया। सेठ जी की उम्र 60 को पार कर गई थी। वे घबराकर बोले, बड़न ककी,
तुम इस वक्त? दिल न माना। सेठ जी, बुढ़ापे में दिल ज्यादा बेकाबू हो जाता है। हंसी रहने दो, खैर तो है। अगर खैर होती तो इस वक्त मुझे आना पड़ता सेठ जी। क्या बात है, सो तो कहो। घर में रुपया कितना है? तुम्हें कितना चाहिए? 50 लाख नगद। 50 लाख इस वक्त? पागल हो गई हो क्या? बिना पागल हुए घर से निकल सकती थी। आखिर मामला तो बताओ क्या है। कह दिया ना, रुपए की जरूरत है। घर में कितना होगा? 2-3 लाख। कल कुछ देना है। कुछ नहीं। बड़न कक्की क्षण भर खड़ी रही। उसने एकाएक सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ आदमी भेज दीजिए, जो कुछ भी होगा भेज दूंगी। आपको कल 50 लाख की हुंडी भुगतान करनी पड़ेगी। तैयार रहिए। सर्वनाश की दुश्मनों ने पूरी तैयारी कर ली है। इतना कहकर बड़न कक्की ने कान में कुछ कहा। सेठ जी ने एक भेद भरी दृष्टि से वैश्या को देखा। उन्होंने बड़े जोर से उसका हाथ दबाकर कहा, बड़न कक्की, तुम्हारा एहसान अब इस बुढ़ापे में नहीं उतार सकता। जाओ, उस जन्म में उतारूंगा। तुम आराम करो, मैं सब भुगत लूंगा। तुम्हें रुपयों के लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं। सेठ जी ने एक नौकर को पुकार कर बड़न कक्की को उसके मकान तक छोड़ाने का आदेश दिया। बड़न कक्की विशेष आग्रह ना कर एक दृष्टि सेठ के वृद्ध किंतु सनिग्ध नेत्रों में फेंक कर चल दी। अभी साहब सोते हैं, मुलाकात नहीं होगी। मगर मेरा काम बहुत जरूरी है। मुझे जगाने का हुक्म नहीं है। मैं बिना मिले नहीं जा सकता। गुस्से से लाल मुंह लिए चीफ कमिश्नर साहब ने बरामदे में आकर गुर्रा कर कहा, वेल बेरा, क्या गुल है। हुजूर, सेठ साहब। ओ राय बहादुर, आप इस वक्त कैसे? हुजूर, बहुत जरूरत होने पर आया हूं। भीतर चलिए तो कहूं। भीतर आकर सेठ जी ने पगड़ी साहब के पैरों पर धर दी और सारा मामला सुनाकर कहा, कल भुगतान करना या मरना, एक काम मुझे करना होगा। सिर्फ 3 दिन के लिए 10 लाख रुपया सरकारी खजाने से मिलना चाहिए। साहब ने गंभीर होकर कहा, मगर यह तो कानून नहीं है। साहब, मैं कानून नहीं जानता। सरकार के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। क्या सरकार हमारी इतनी भी मदद ना करेगी? साहब ने पुर्जा लिख दिया। अंग्रेजी अमलदारी के प्रारंभिक दिन थे। कानून आवश्यकता अनुसार काम में आता था। रातों रात सेठ जी के घर में रुपया पहुंच गया। रातों रात कोठे में भर दिया गया। रातों रात दीवार चुन दी गई और सफेदी कर दी गई। 10 बज गए थे। सेठ जी गंभीर मुद्रा में गद्दी पर बैठे थे। मुनीम गुमाश्ते अपने अपने धंधे में लगे थे। सेठ जी ने हंसकर आदरपूर्वक उन्हें बुलाया, कुशल पूछी और आने का कारण पूछा। सेठ जी ने जरा हंसकर कहा, सेठ साहब, आप पर थोड़ी सी हुंडियां हैं, इन्हें सकार दें। रुपए की इस वक्त जरूरत आ पड़ी है। सेठ जी के संकेत पाकर मुनीम जी ने हुंडिया लेने को हाथ बढ़ाया। हुंडिया देखते ही मुनीम जी का मुंह पीला पड़ गया। सेठ जी ने कहा, क्या बात है मुनीम जी, रुपया नगद घर में नहीं है? हुंडियों की रकम बहुत है, मुनीम जी ने धीरे से कहा। सेठ जी ने जरा उच्च स्वर में कहा, तो हर्ज क्या है? सेठ साहब कोई गैर थोड़ी ही है। 2-4 दिन के आगे पीछे रुपए भेज देना। सेठ साहब, आज रुपया मिल जाता तो ठीक था। आज रुपए की जरूरत है, वरना वैसे तो कोई बात ना थी। आप जानते हैं, रुपया नगद रोक कर हमेशा रखा नहीं जाता। हाँ, 2-4 दिन में मिल जाएगा। यह तो व्यवहार की बात है। व्यवहार की बात तो यह है कि हुंडी फौरन सकार दी जाए। पर हमारा आपका वैसे भी तो एक मामला है। यह तो ठीक है, पर रुपया तो आज ही चाहिए। आज रुपया नहीं दिया जा सकता।
रुपया आज ही मिलना चाहिए। आज रुपया नहीं मिलेगा तब हुंडियां नहीं सकारी जाएंगी। क्यों नहीं, तब रुपया अभी दीजिए। अभी? जी हाँ, अभी। 2-4 दिन भी ना ठहरेंगे? 2-4 मिनट भी नहीं। सेठ जी हंस रहे थे। मुनीम जी का मुंह फीका हो रहा था। वे थर थर कांप रहे थे। सेठ जी की हंसी का रहस्य नहीं समझे, मुंह ताकने लगे। सेठ जी ने कहा, मुनीम जी, बेलदारों को तो बुलाओ। बेलदारों ने आने पर सेठ जी ने हुक्म दिया, इस दीवार को तोड़ तो दो। दीवार पर घन पड़ने लगे। ईंटों के गिरते ही छनाछन रुपयों का ढेर पड़ा। लोग हैरान थे। सेठ जी ने गरज कर कहा, मुनीम जी, कह दो इस कंगले से अपने हाथ से रुपया गिन कर ले जाए। आगंतुक सेठ धरती में गड़ गए। वे हुंडियां वहीं छोड़कर चुपचाप चल दिए। उसी दिन रात्रि को बड़न कक्की के पास उसके सच्चे प्रेम का उपयुक्त उपहार भेज दिया गया। हीरे के उस हार को जो सेठ जी ने उपहार भेजा था, बड़न कक्की पहनकर कद्दे आदम आईने में अपने ढलते यौवन को निहार कर सेठ जी की कुछ मधुर स्मृतियों में लीन हो रही थी। एक दूसरे बड़े रईस की उसके यहाँ आज आमद थी। वे सज धज कर बैठी थी। दासी सफाई कर रही थी। करीने से सामान सजाया जा रहा था। एक व्यक्ति धीरे धीरे चुपचाप ऊपर चढ़ गया। बड़न कक्की को अपने ध्यान में कुछ सुध न थी। जब उसने एकाएक गर्दन उठाकर उसके भयानक मुख को देखा तो वे सहम गई। आगंतुक ने कहा, बी साहिबा, घबराओ नहीं। उम्मीद है मुझे पहचान गई होंगी। नजफ खां, पठान हूँ। यहाँ के अमीरों से मैं खिदमत ले चुका हूँ। अब उन्हें सताना नहीं चाहता। अब मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। कल रात को 8 बजे लुड़िया मसाड़े वाले पीपल के नीचे दक्षिण की तरफ गड़ा हुआ मिले, वरना खैर नहीं। अच्छी तरह समझ लो, लुड़िया मसाड़ा के पीपल के नीचे दक्षिण की रात को 8 बजे तक, समझी? मैं तुम्हें हरगिज तकलीफ ना देता, पर क्या करूं, बात ही ऐसी आ पड़ी है। अब ज्यादा बातचीत की फुर्सत नहीं, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वे बिना उत्तर पाए ही गदगद करके जीने से उतर गया। बड़न कक्की सहमी रह गई। नजफ खां पठान कौन था? वास्तव में ये कोई न जानता था, पर उसकी धाक बड़ी थी। छोटे छोटे सभी अमीर उसका लोहा मानते थे। वे बहुत डाके वगैरह ना डालता था और ना चोरी करता था। जब उसे जरूरत पड़ती वे किसी अमीर से कहता, देखो जी, 10 या 5,000 रुपये उस दरख्त के नीचे गाड़ाना अमुक समय पर। यदि वहां रुपये ना हुए तो याद रखो, जहन्नुम रसीद कर दिए जाओगे। अगर ठीक समय पर वहां रुपया गड़ा मिल जाए तो ठीक, वरना अगले ही दिन वे रईस चुपचाप जहन्नुम रसीद कर दिया जाता था। या तो उसका कहीं पता ही नहीं लगता था, या पलंग पर सिर धड़ से अलग, या कहीं जंगल में कुचली खोपड़ी, फटा सीना, कटा पेट, कुत्ते और कौवों के झमघट में पड़ा मिलता। ये नक्शे देखकर लोग नजफ खां पठान की ताकत को समझ गए थे, और जब हुक्म होता, जितने रुपयों के लिए होता, जिस दरख्त या मुकाम का पता होता, वहां गड़ा हुआ तैयार मिलता। इस तरह नजफ खां मुद्दतों अमीरों के रुपयों पर आनंद करता था। उसे पकड़ने में कोई समर्थ ना था। पुलिस सिर फोड़कर मर गई। सिपाहियों और इंस्पेक्टरों की तो बात ही क्या, पुलिस सुपरिटेंडेंट तक उससे पिट चुके थे और बंदूक तथा घोड़ा छिनवा चुके थे। बड़न कक्की गाल पर हाथ धरे बड़ी देर तक इस मामले पर विचार करती रही। अंत में उसने निश्चय किया कि पुलिस सुपरिटेंडेंट से इस घटना की इत्तला करनी चाहिए। भला वेश्या का माल एक डाकू गुंडा इस तरह हजम कर जाए जैसे कि बनियों का खाता है। दुनिया को हम लूटती हैं और ये हमें लूटने चल पड़ा। यह कदापि ना हो सकेगा। यह इरादा पक्का करके जैसे तैसे बड़न कक्की ने रात काटी। सुबह वे मुलाकात की पोशाक पहन गाड़ी मंगा साहब के बंगले को रवाना हो गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी उसके चेले थे।
खबर पाते ही फौरन बाहर निकल आए, मुलाकात के कमरे में ले गए और खैरियत पूछने लगे। बड़न ककी, हुजूर खैरियत कहाँ? वह मुआ नजफ खां कल आया था, कह गया है कि या तो 10,000 कल मसाड़िया पीपल के नीचे रख दियो, नहीं तो खैर नहीं, और उस बदमाश से कुछ बाइद भी नहीं है। वह जरूर मुझे मार डालेगा अगर रुपए ना गए तो। और आप देखते ही हैं हुजूर, रुपए मुझ गरीब के पास कहाँ हैं। गनीमत है, खुदा का शुक्र है इस पर। बीच ही में डिप्टी साहब बोल उठे, बी साहिबा, रुपए पैसे की तो आपके पास कुछ कमी नहीं है, मगर वह क्या ऐसे बदमाशों के लिए है? आखिर आपने भी तो उसे अपना तन बदन दिखाकर किन किन मुश्किलात से पैदा किया है। वह क्या इस तरह बर्बाद करने के लिए? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बड़न ककी ने जरा भांप कर कहा, हाँ 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 हुजूर परवर, यही तो मैं अर्ज कर रही थी। मगर हमारी ऐसी कमाई अगर वे कुछ भी हो तो क्या इन बदमाशों के लिए है? हरगिज नहीं हुजूर, इसका कुछ बंदोबस्त तो होना ही चाहिए, वरना मैं मार ही जाऊंगी। डिप्टी साहब कुछ सोचकर बोले, बेशक। अच्छा, आप मेरे साथ सुपरिटेंडेंट साहब के बंगले पर चलिए, उनकी जैसी राय होगी वैसा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। वह बदमाश मुद्दत से पुलिस को झांसा दे रहा है। अच्छी बात है, देखा जाएगा। चलिए, आपकी गाड़ी तो बाहर है ना? डिप्टी साहब कोट पैंट के लैस से होकर हेड सिर पर रखकर सुपरिटेंडेंट साहब के बंगले की तरफ चले। चपरासी ने फौरन खबर दी और साहब ने डिप्टी साहब को भीतर बुला लिया। साहब, हेलो मिस्टर सिन्हा, आज क्या खबर है? और तो सब ठीक है, मगर आज वे मशहूर बादशाह नजफ खां फंसने वाला है। साहब, अच्छा, वे कैसे फंसाया जाएगा? क्या तरकीब सोची है आपने? डिप्टी साहब ने बड़न ककी का सब किस्सा सुनाकर कहा, हुजूर, वह वैश्या भी गाड़ी में है, उसके मुंह से सब दास्तान सुन लीजिए। साहब, हाँ, अच्छा उसे बुला दो। बड़न ककी ने भीतर प्रवेश करके साहब को फर्सी सलाम किया। साहब, ऊपर से नीचे तक देखकर, तुम्हारा ही नाम बड़न ककी है? बड़न ककी, हुजूर, गरीब परवर इसी नाचीज को बड़न ककी कहते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ वे बदमाश डाकू कल आया था? जी हाँ हुजूर। क्या मांगता था? हुजूर, 10,000 रुपये लुड़िया मसाड़ा के पीपल के नीचे आज रात को 8 बजे तक दबा देने के लिए कह गया है। अगर आज वक्त तक रुपये वहां नहीं पहुंचे तो वे जरूर मेरा खून कर देगा। कल ही मेरे मकान में घुस जाएगा, जिंदा न छोड़ेगा। ऐसा? बड़न ककी, हाँ हुजूर, गरीब परवर। साहब, अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है। वेल डिप्टी साहब, अभी पुलिस का पूरा दस्ता इसके मकान पर चुपचाप लगा दो और मैं कमांडिंग ऑफिसर अजमेर और एजीजी को लेकर कुछ फौजी सिपाही भिजवाई देता हूँ। 500 की जमात काफ़ी होगी, क्यों? डिप्टी, बेशक हुजूर, 500 काफ़ी हैं, मैं सब ठीक कर लूँगा। साहब, मगर देखो, मकान पर घेरा उस वक्त डाला जाए जबकि वे मकान में घुस जाए। डिप्टी, जो हुक्म साहब। वेल डिप्टी साहब, सलाम। ढड्डों के घर में आज बाहर थी। कंवर साहब की सगाई चढ़ रही थी। हाथी, घोड़े, रथ, मंझोलियां का तांता लग रहा था। शहनाइयां बज रही थी। बड़न ककी की तबीयत ठीक ना थी। उसने बहुत माफी मांगी थी, मगर उसकी अप्सरा बसंती महफिल में दीप रही थी। हीरो और मोतियों से खचाखच पेशबाज पहनकर वे अतुलनीय सुंदरी दिख रही थी। फिर भी वैश्या की दृष्टि अभी उसमें नहीं पैदा हुई थी। वे इतनी भीड़ में संकोच के मारे मरी जा रही थी।
कुछ गाने के बाद ज्यों ही वे बैठने लगी, एक नौकर ने उसके कान में कुछ कहा। बसंती वहां से दूसरे कमरे में चली गई। कमरे में एक सुंदर युवक अकेला बैठा था। उसने दौड़कर बसंती का आलिंगन किया। उसने गदगद कंठ से कहा, बसंती, बसंती, मैं नहीं जानता तुम्हें मेरा ये व्यवहार पसंद होगा या नहीं। सुना है वैश्याओं को धन पाकर अपना शरीर चाहे भी जिसे अर्पण करने में जरा भी संकोच नहीं होता, पर उस तरह नहीं। मैं सच्चे दिल से तुम पर मुग्ध हूं। अगर मेरा वश होता तो मैं तुमसे ब्याह करता, पर क्या परमेश्वर के सम्मुख तुम मुझे पति समझ सकती हो? ठहरो, मैं शपथ खाता हूं कि मैं ऐसा समझूंगा, मगर तुम कह दो, फिर मैं लोक लाज की परवाह नहीं करूंगा। बसंती विवल हो गई। इस एकाएक आक्रमण को वह सह गई। उसने मद भरी आंखों से एक बार युवक को देखा, फिर खेद और विषाद ने उसे अवनत मुखी बना दिया। युवक ने उसे बैठाकर पूछा, बसंती, मैंने सुना है कि तुम वैश्या की पुत्री नहीं हो। क्या ये सच है? कुंवर साहब, मैं वैश्या हूं। आप दिल बहलाव चाहे जिस तरह मेरे साथ करें, मुझे उज्र नहीं। मेरा वैश्या शरीर उज्र कर ही नहीं सकता। फिर आपके प्रति तो मेरा मन भी खिंचता है, परंतु कृपा कर प्रेम की बात ना करें। भगवान आपकी उम्र बढ़ावे। आपका विवाह अभी हुआ है। आप बड़े घर के नौनिहाल हैं, बहूजी देवी हैं। वे आपके लिए पुत्र रतन जनेगी। आप मेरी जैसी अपवित्र नारी के लिए ये सब सौभाग्य छोड़ देंगे? आप जैसा विवेकी, बसंती कह रही थी। युवक भोचक सुन रहा था। वे सोच रहा था, ये वैश्या है या कोई महान देवी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, बसंती, मैं अपना संदेश कितनी ही बार भेज चुका हूं। आज मैंने मिलने का सुयोग पाया। तुम यदि मुझे वचन ना दोगी तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी करने को नहीं कहता, मैं कल तुमसे उत्तर लेने को आऊंगा। अब तुम बाहर जाकर मेरे लिए सितार पर एक गत्तो बजा देना, और देखो, कुछ और न समझकर केवल यादगार के तौर पर, ये तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ये कहकर युवक ने 4 मोहरें उसके हाथ पर धर दी और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही बाहर निकल गया। बसंती अपने छोटे से एकांत कमरे में बैठी उस कोमल सुंदर युवक का चिंतन कर रही थी। कैसी सुंदर दंत पंक्ति, कैसा गोर वर्ण, कैसी स्वच्छ आंखें। हे परमेश्वर, इस पापी जीवन में ये रस देना भी तेरा काम है। क्या सचमुच वे आएंगे? उनकी विवाहिता पत्नी क्या उन्हें आने देगी? हाय री अधम नारी जात। क्या मैं पत्नी शब्द की अधिकारिणी बन सकती हूँ? परंतु जाति, लोकमत और धर्म बंधन की अटूट दीवारें कैसे सामने खड़ी हैं। खैर जाने दो। मैं अधम वैश्या होकर भी यदि समाज के सामने ना सही, परमेश्वर के सामने उनकी पत्नी हो सकूं, वे मुझे प्यार कर सके, अपना बना सके, कभी ना त्यागे, तो बहुत है, मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर उसने वक्षस्थल पर यत्न से छिपाई हुई वे 4 मोहरें निकालकर हाथ में ले ली, उन्हें बार बार चूमा, और फिर वह उनको छिपाने के यत्न में एक बार कमरे के चारों ओर देख गई। उसने उन्हें पलंग के चारों पायों के नीचे छिपा दिया। अभी वे ये सब काम करके निश्चिंत भी न हुई थी कि सीढ़ियों पर पदध्वनि सुनकर चौंक पड़ी। उसके रक्त की एक एक बूंद नाचने लगी। वे मन ही मन बोली, अभी से आ गए? अभी तो आधे घंटे का समय हुआ है। क्या उन्हें भी मेरे समान चैन नहीं पड़ता? ओह! वे आनंद से विवल हो गई। परंतु यह क्या? उसने दृष्टि उठाकर अंदर प्रवेश करते हुए आगंतुक को देखा। एक भीमकाय बलिष्ठ अधेड़ पुरुष सामने खड़ा है।
खून के समान नेत्र जल रहे हैं। धनी काली दाढ़ी के भीतर कुटिल प्रोष्ठ स्तब्ध दांतों से चिपक रहे हैं। भैंसे बसंती की चीख निकल गई। वह उठ खड़ी हुई और दीवार से चिपक गई। आगंतुक ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत, मैं तुमसे प्रेम करने आया हूं, तकलीफ देने नहीं। बैठ जाओ। शराब की बोतल और गिलास आ रहे होंगे। मैं नीचे तुम्हारी लायक अम्मा से कह आया हूं, वे सितार उठा लो, एक आध गत बजाओ, एक आध चीज सुरीले गले से गाओ। मैं कुछ देर यहाँ तफरी करूँगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत नासाज है। तुम्हारी अम्मा जान ने मेरे साथ सलूक तो बुरा किया है, मगर उसका बदला उसी को दिया जाएगा, तुमको नहीं। तुम्हारा जैसा सलूक मेरे साथ होगा, वैसा मेरा तुम्हारे साथ होगा। उसे मैं भी माफ कर दूंगा, क्योंकि उसने आधे घंटे में वादा पूरा करने को कहा है। आध घंटा में तुम्हारी सोबत में सर्फ करूंगा। तुम्हारे गाने बजाने और रूप की तारीफ वे साला बनिए का बच्चा करता था, जिसे मैंने कल हलाल कर दिया है। देखता हूं देखने में बुरी नहीं हो। इतना कहकर वे द्रुदांत डाकू एकाकी बसंती के सिर पर खड़ा हुआ और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अधर उठा लिया। इसके बाद धीरे से फर्श पर रखकर खिलखिलाकर कहने लगा, खुदा की कसम, तुम फूल के बराबर हल्की हो। नाजुकी तुम पर खत्म है। ओह, तुम वाकई ही एक प्यारी चीज हो। लो, ये कबूल फरमाओ। इतना कहकर उसने जेब से मुट्ठी भर अशरफियां उसके ऊपर उड़ेल दी। बसंती को होश ना था, मानो किसी विषधर काले सर्प ने उसे जकड़ लिया हो। वह बुरी तरह कांपने लगी। उसके होठ नीले पड़ गए। उसने अशरफियां छुई भी नहीं, वह कुछ बोली भी नहीं। डाकू बैठ गया और घूर घूर कर उसे देखने लगा। बसंती का भय कुछ कम हुआ। वे साहस बटोर कर बोली, मेरी इस वक्त तबीयत खराब हो गई है। अगर आप मुझे माफ कर दें तो बड़ा एहसान हो। वैसे मैं भी इस वक्त हुजूर की खिदमत के लायक नहीं। बेवकूफ, तो सिर्फ मुझसे डर गई है, मगर मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि तेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। तुम्हारा फर्ज है तुम मुझे खुश करो। तुम्हारा नजराना मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं ज्यादा लल्लो चप्पो नहीं पसंद करता। या तो गाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर उसने तलवार मयान से खींच ली। बसंती पीली पड़ गई। उसके मुंह से बात ना निकली। वे सकते की हालत में डाकू का मुंह देखती रही। डाकू ने तलवार धरती पर फेंक कर चीते की तरह झपट कर और उसे उठाकर भरपूर जोर से पलंग पर फेंक दिया। उसका इरादा पाशविक था, परंतु इसी समय बहुत से मनुष्य का शोर सुनकर वह चौंका। उसने खिड़की का पर्दा उठाकर देखा। सैकड़ों पुलिस के और फौज के सिपाहियों ने मकान घेर रखा है। उसने दांत मिसमिसाकर कहा, उफ, दगा दगा दगा। इतना कहकर उसने सिंह की तरह हुंकार भरी। बिजली की तरह लपक कर उसने बालिका के शरीर पर के आभूषण उतार लिए। इसके बाद वे आंधी की तरह कोठी से बाहर निकल गया। जीना भीतर से बंद किया। बड़न ककी उसे देखकर थरथर कांप रही थी। दासियां और नौकर दीवारों से चिपक रहे थे। उसने रस्सी से सबको जकड़ दिया और मकान की तलाशी लेनी शुरू की। रुपया, पैसा, जेवर जो मिला गांठ बांधी। सब संदूके तोड़ डाले। जड़ाऊ जेवर और जवाहरात कब्जे में किए। बांध बूंद कर वे छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने तेज आवाज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट को लक्ष्य करके कहा, आधा बर्ज है डिप्टी साहब। डिप्टी साहब, अब आप नीचे तशरीफ ले आइए। आदाब को निश सब यहीं हो जाएगा। डाकू, आप ही आए हैं या हमारे साले साहब भी हाजिर हैं? वह भी हैं जनाब। अब आप जरा जल्दी इधर तशरीफ ले आइए। सभी लोग आपको देखने के लिए उत्सुक हैं। बहुत अच्छा,
यह लीजिए। ये कहकर उसने एक बड़ा सा टोकरा जो कूड़ा कचरा, राख, टूटी चिमनी आदि से भरा छत पर रखा था, झपाक से उठाकर सुपरिटेंडेंट के सिर पर पटक दिया। सिपाही लपके, परंतु नजफ खां संयोग पाकर दूसरी तरफ कूदकर 9-2-11 हुआ। डिप्टी साहब ने मकान में घुसकर देखा। बड़न ककी मकान में टुकड़े टुकड़े हुए पड़ी है। खून में घर डूब रहा है। नौकर चाकर दाई आदि बंधे खड़े हैं और नजफ खां का पता नहीं। आज तक वे बेपता है। बड़न ककी के कुछ श्रीमान मित्र अभी जिंदा है। वे जब अपनी जवानी के उन रसीले गुप्त दिनों को याद करते हैं तो उनकी सफ़ेद मूंछों में हास्य की रेखा दौड़ जाती है, और जब वे लाखन कोठरी में सड़क के नुक्कड़ पर पहुंचते हैं जहां बड़न ककी की वे रहस्यमयी हवेली थी, तब एक ठंडी सांस छोड़ते हैं। नजफ खां सुना गया अजमेर में ही उसके बाद शांत जीवन व्यतीत कर रहा है और हाल ही में उसकी मृत्यु हुई। वह दरगाह शरीफे के पीछे एक गली में तस्वीर लिए चुपचाप पड़ा रहता था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।